ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स भी ऐड हो जाए। फिर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही इररिडीमेबल डिबेंचर्स आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स इसके बारे में बात की थी। ठीक है, अब बात करेंगे, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक सेकेंड वेट करना जरा। स्क्रीन विजिबल है सबको? बोलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट को लेकर बात करेंगे। इसमें भी प्रीवियस टाइम की तरह लाइक रिडीमेबल इररिडीमेबल में एक ही डिफरेंस होता है कि रिडीमेबल डेट जिसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है, इररिडीमेबल डेट मींस जब हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका लाइक 20 इयर्स 25 इयर्स, ये हमारे जनरली इररिडीमेबल टाइम पीरियड में काउंट किए जाते हैं। बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का ये कॉन्सेप्ट होता है जब हम अपने प्रॉफिट या जो भी हमारी कॉस्ट इनकर हुई होती है उसमें से अगर हमने टैक्स पे कर दिया होता है, अगर हम टैक्स पे कर चुके हैं तब वो हमारा आफ्टर टैक्स होता है, अगर हमने टैक्स अभी नहीं पे किया है तब वो हमारी बिफोर टैक्स होती है। ठीक है, प्रीवियस टाइम पे हमने 3 चीजें और पढ़ी थी कि कैलकुलेशन 3 पॉइंट्स पर हो सकता है, एक पार पर या फेस वैल्यू पर, सेकंड होता है डिस्काउंट पर, थर्ड होता है प्रीमियम पर। फेस वैल्यू या पार की एट पार अगर लिखा होता है तब वहां पे जो भी हमें प्राइस दे रखा होता है हम उसी से ही कैलकुलेशन करते हैं। डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो जितने परसेंट का डिस्काउंट अमाउंट हम फेस वैल्यू जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, ये हमेशा याद रखना, जो फेस वैल्यू होगी या मार्केट प्राइस होगा उसी से ही सारी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, और अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तब उतना अमाउंट उतना परसेंट हम डिडक्ट कर लेते हैं। प्रीमियम की बात करते हैं तो जैसे हमने माइनस किया था सेम उसी तरीके से उतना ही परसेंट जितना हमें मिल रहा होता है वो हम उसमें फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू में ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? A firm issues debentures of ₹1 lakh and realizes ₹98,000 after 2% commission to brokers। हमने बोला था, बताया भी था कि ब्रोकरेज क्या होती है, जब हम डायरेक्ट खुद से डील ना करके एक थर्ड पार्टी से अपने ट्रेडिंग या कोई भी ऐसा मैटर डील कराते हैं तो उस वही पर्सन हमारा ब्रोकर या सब ब्रोकर कहलाता है। ये इस ब्रोकर को या सब ब्रोकर जो भी हम पर्सन हायर कर रहे हैं उसको हम जो अमाउंट पे करते हैं वो हमारी ब्रोकरेज कहलाती है। ठीक है, The debentures carries an interest rate of 10%. The debentures are due for maturity at the end of the 10th year. You are required to calculate the effective cost of debt before tax. हमें cost of debt निकालनी है बट बिना टैक्स पे किए जो भी हमारी कॉस्ट आई। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम इररिडीमेबल पढ़ रहे थे, दैट इसका मतलब कि हमें किसी भी कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं था। यहाँ पे अब हम रिडीमेबल कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड मेंशन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई फर्म है, ए फर्म इश्यूज डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख। फर्म ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर को इशू किया है और 2% कमीशन ब्रोकर को देने के बाद जो फर्म के पास अमाउंट रियलाइज वो कर रही है, जो पैसा देख रही है वो है 98,000। जो फर्म ने डिवेंचर इशू किए हैं इसके लिए फर्म जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है या उसे मिल रहा है या वो पे कर रही है वो है 10%। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10% का कैलकुलेशन होगा हमारी जो ये फर्म की फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू दे रखी है उस पर। ठीक है, सुन रहे हो ना? इस पर 98,000 पर नहीं, ये हमारा हमने बोला था पी और एनपी, इन दोनों अमाउंट में फर्क होता है। पी हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट, एनपी हमारा होता है नेट प्रोसीड। इस प्रोसीड में ही जो अभी हमने 3 टर्म्स दिए थे, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, इन तीनों को ही हम इस जो भी हमारा ये नेट प्रोसीड निकल कर आता है इस पर हम अप्लाई करते हैं। आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारा क्या था कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का? बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक फर्क होता है, वो ये होता है ये बिफोर टैक्स है, यहाँ पे कहीं भी टी मेंशन नहीं है। आफ्टर टैक्स के फॉर्मूले में बस 1 माइनस टी का एक मल्टीपल ऐड हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं। फॉर्मूला था हमारा I प्लस विद इन ब्रैकेट P माइनस NP अपॉन N
डिवाइडेड बाई पी प्लस एनपी बाई 2। आई हमारा कितना था, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल था वो यहाँ पे हमें 10% दे रखा है। टोटल वैल्यू थी 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना आएगा, 10,000, वो हमारा आई हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना दे रखा है, 1 लाख रुपीज, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर है हमारा 98,000, ये हमारा वो अमाउंट है जो हमने ब्रोकर को 2% कमीशन पे किया है। तो 1 लाख का 2% कितना होता है, 2,000। उस 1 लाख से हमने 2,000 को लेस कर दिया, हमारा कितना बचा, 98,000। ठीक है, अब हमारा ये जो अमाउंट है यही हमारा होगा नेट प्रोसीड का अमाउंट। वो कितना हो गया, 98,000 डिवाइडेड बाय एन। एन हमने बता रखा था कि एन हमारा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मींस जितने टाइम पीरियड के लिए हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है या हमने डिवेंचर को इशू किया है। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड दे रखा है 10 ईयर, जो कि डिवेंचर ड्यू होते हैं। दैट मींस हमें 10 साल हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। हमने वैल्यू रख दी 1 लाख माइनस 98,000 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन पी प्लस एनपी। पी हमारा 1 लाख था, एनपी हमारा 98,000 था डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या किया, टोटल वैल्यू सॉल्व करना शुरू किया। जो ये हमारी सबसे पहले सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होता है कि जो भी हमारी इक्वेशंस दे रखी है उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर लें। सब सिंप्लीफाई करके छोटे छोटे नंबर्स में ले आओ, उसके बाद सॉल्व करोगे, आंसर एक्यूरेट आएगा। लाइक कैसे, सबसे पहला है हमारा P माइनस एनपी। 1 लाख में से 98,000 को लेस करो, कितना आएगा, 2,000। 2,000 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 200। अब इस 200 को 10,000 से ऐड कर दो, और ये इधर हमने नीचे डिनोमिनेटर में क्या किया, 1 लाख प्लस 98,000, ये आया 1,98,000। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आया 99,000। ऊपर आ रहा था 10,200 डिवाइडेड बाई 99,000। हमारी क्या वैल्यू आ गई कॉस्ट ऑफ डेट की, 10.3%। हमेशा ये वैल्यू अगर जीरो पे इस तरीके से मींस डेसिमल के फॉर्म में आ रही है, उसको हमेशा परसेंट में कन्वर्ट करना, क्योंकि परसेंट में ही कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या जो भी कह लो वो निकलती है। ये हमारी वैल्यू आई थी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स। अब हम बात कर रहे हैं आफ्टर टैक्स की। आफ्टर टैक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो एक टर्म तुम्हें दिख रहा है 1 माइनस टी का, ये एक टर्म ऐड हो जाता है। टी हमारा क्या होता है, टैक्स। ठीक, अब इसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोई कंपनी है एसवी लिमिटेड जिसने 10 इयर्स के अपने डिवेंचर इशू किए, फेस वैल्यू थी 100 रुपीज और डिस्काउंट मिल रहा था कितना, 10% का। ठीक है, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो था 8%। 50% हमारा टैक्स रेट है, हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला हमारा प्रीवियस वही रहेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 8% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी हमने बताया था फेस वैल्यू पर निकलेगा। फेस वैल्यू यहाँ हमें 100 रुपए दे रखी है, 100 का 8% कितना हुआ, 8 रुपए। तो आई की वैल्यू हो गई 8 प्लस, चाहे 1 बाई एन पी माइनस एनपी लिखो या इस तरीके से P माइनस एनपी अपॉन एन लिखो, सेम थिंग है। ठीक है, 1 बाई एन, एन हमारा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड यहाँ पे 10 इयर्स दे रखा है, एन की वैल्यू हमने 10 रख दी। P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो कि हमें दे रखा है 100 रुपीज, वो हमने लिख दिया। एनपी हमारा नेट प्रोसीड होता है, जितने भी टाइप के या तो प्रीमियम, डिस्काउंट या फिर जो भी ब्रोकरेज चार्जेस, अंडरराइटिंग, जो भी एक्सपेंसेस हैं इश्यूज से रिलेटेड, वो जब हम पूरे इस फेस वैल्यू से लेस करके ऐड करके निकालते हैं तो वो हमारा नेट प्रोसीड बनता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ एक चीज की 10% की हमें डिस्काउंट मिली है। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए। 100 में से 10 रुपए माइनस किया तो हमारा आया 90 रुपीज, ये हमारा बन गया नेट प्रोसीड। 50% हमारा टैक्स रेट है तो हमने 1 माइनस टी की जगह पर 1 माइनस 0.5 कर दिया। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या था, P प्लस एनपी बाई 2। P हमारा था 100 रुपए, नेट प्रोसीड था 90 रुपीज, बाई 2 कर दिया। अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका, सबसे पहले 100 में से 90 को क्या करो, माइनस करो, कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ क्या है, 1 बाई 10 इंटू 10, ये 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस 0.5 से। मल्टीप्लाई करने से पहले 1 माइनस 0.5 करोगे, कितना आएगा, 0.5। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 0.5। इसे 8 में ऐड किया तो ये हमारा बन गया 8.5।
नीचे ये क्या था 190, 190 को 2 से डिवाइड किया, हमारा आ गया 95। अब 8.5 को जब 95 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा, डिवाइड करने पर 0.0474, परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर आएगा 4.74%। ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। क्लियर है सबको? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, एटलीस्ट यस और नो। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं और कोशिश करना कि कल एक ही लेक्चर होना है शायद एफएम का, तो कोशिश ऐसे करना कि जितने क्वेश्चंस हैं वो आज के आज सॉल्व करके देखो, अगर नहीं समझ में आए तो वो कल पूछ सकोगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन, और ये जो पीडीएफ जिससे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये पीडीएफ हम ऑलरेडी तुम लोगों को भेज चुके हैं, चेक करना। 28 या 29 अप्रैल को ही हमने सेंड की थी तुम्हारे क्लास ग्रुप वाले ही व्हाट्सएप पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, ए कंपनी इश्यूज ₹10 लाख, 10 लाख की फेस वैल्यू के कंपनी ने 13% डिवेंचर इशू किए, जिसपे उसको डिस्काउंट प्रोवाइड हो रही थी 5% की। डिवेंचर इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जो डिवेंचर रिडीमेबल टाइम पीरियड था उनका वो था 5 years, और 5 साल बाद उसे प्रीमियम भी मिल रहा है कितने परसेंट का? 5% का। अब क्या करना है, हमें टैक्स रेट भी दे रखा है 50%। इतने सब के बाद हमें कैलकुलेट करनी है केडी मींस कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। अब हमें सारी चीजें तो पता है, हमें क्या करना है, सिर्फ पी की वैल्यू और एनपी की वैल्यू निकालनी है। बाकी हमें आई भी पता है, आई कितना है यहाँ पे, बोलो बच्चों, आई कितना है? इंटरेस्ट 13% दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? अब 10 आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? 10 लाख का 13% निकालो, कितना आ जाएगा? 1,30,000, यही आएगा। 10 लाख का 13% कितना आएगा? यस मैम। ठीक, अब ये आई की वैल्यू आ गई। अब एन देखो, एन हमारा टाइम पीरियड होता है, वो यहाँ पे दे रखा है 5 years। कैलकुलेशन पे खास ध्यान देना, ये मत सोचना कि बुक है तो बुक में सब सही है, इस बुक में कैलकुलेशन की मिस्टेक है। जैसे लास्ट सेमेस्टर में तुम लोग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल्स में बहुत फॉल्ट थी, सेम वैसे ही है, ठीक है? अब हमें निकालना है, यहाँ पे देखो एक और चीज हमें दे रखी है, 5% की डिस्काउंट भी दे रखी है, ठीक है? तो 10 लाख का 5% कितना होता है? 50,000, ठीक है? तो देखो एक चीज याद रखो, जो डिस्काउंट होती है या प्रीमियम होता है, ये सारा कैलकुलेशन हमारा किस पे आएगा? नेट प्रोसीड पर, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है पी, उसमें ये हमारा प्रीमियम ऐड हो जाएगा, ऐड होगा ना। 10 लाख का 5% होता है 50,000, तो प्रीमियम ऐड हुआ, मतलब 10 लाख में से क्या किया हमने? 5%, 50,000 ऐड किया, तो ये हमारा बन गया 10,50,000। और नेट प्रोसीड में हमने क्या किया, डिस्काउंट को 5% जो थी वो कितना था? 10 लाख का 5% 50,000, वो हमने क्या किया? माइनस कर दिया, कितना आ गया? 9.5 लाख, ठीक है? अब नीचे 1/2 पी प्लस एनपी, पी हमारा 10,50,000 था, एनपी हमारा 9,50,000 था। अब फिर से इसे सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व करेंगे। 10,50,000 में 9,50,000 हमने क्या किया? माइनस किया, कितना आएगा? 1 लाख आएगा। 1 लाख को इस 5 से हमने डिवाइड किया, कितना आया? 20,000। अब इस 20,000 को इस 1,30,000 में ऐड किया, कितना आया? 1,50,000। अब ये कितना था? 10,50,000 और 9,50,000 ऐड किया तो ये बन गया 20 लाख। 20 लाख और ये था डिवाइडेड बाय 2, जब 20 लाख को 2 से डिवाइड किया ये हमारा आया 10 लाख। अब इन दोनों को आपस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स आ गई 15%, ठीक है? वैसे तो सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी होता है कि 15% आया था, अब हमें आफ्टर टैक्स निकालना है। हम इस 15% को मल्टीप्लाई कर दे किससे? 1 माइनस टी से। हमारा टैक्स दे रखा था 50%, 1 माइनस टी मीन्स 0.5 हो गया। 1 माइनस 0.5 कितना आया? 0.5 आया। अब जो 15% आ रहा था उसको हम 0.5 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। यही तो होगा, क्योंकि देखो अगर इस टैक्स वाले पार्ट को हटा दो
तो इतनी वैल्यू तुम निकाल चुके हो। बट ये तरीका शॉर्टकट होता है। तुम्हें अगर अपने आंसर को क्रॉस चेक करना हो कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो तुम इस तरीके से कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर दोनों टैक्स निकालने हैं, तो तुम क्या करोगे, बिफोर टैक्स निकाल लिया, आफ्टर टैक्स में क्या करोगे, 1 माइनस टी करो, जो वैल्यू आया उसको बिफोर टैक्स की कॉस्ट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम्हारा आंसर सही है तो दोनों केस में जो मल्टीप्लाई करके जो टैक्स रेट होगा उसको जब मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है एग्जाम में। इसे सिर्फ रफ पार्ट पे सॉल्व करके देखना, फेयर फॉर्म में मत करना, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। ये नहीं पता होता है कॉपीज कौन चेक करता है। अगर स्टेप मार्किंग होगी उस केस में अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो तुम्हें सिर्फ 6 to 7 मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर तुम्हारे शॉर्टकट की वजह से कट सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे थे कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में तुमने क्या क्या पढ़ा, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट पढ़ा, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट पढ़ा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट में भी तुमने दो चीजें पढ़ी, एक बिफोर टैक्स एक आफ्टर टैक्स। सेम इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट में भी तुमने दो चीजें पढ़ी, एक बिफोर टैक्स दूसरी आफ्टर टैक्स। इन सब के अलावा भी तुम लोगों ने तीन चीजें अभी और पढ़ी, वो क्या थी कि जो भी इशू हो रहा है डिबेंचर का वो तीन तरीके से हो रहा है, किस पर, एट पार, एट डिस्काउंट, और थर्ड वन था एट प्रीमियम। पार पर अगर हो रहा है दैट मींस पार कहें या फेस वैल्यू कहें सेम थिंग होती है। डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो जो हमारी फेस वैल्यू होती है उसमें से हम उतने परसेंट को माइनस कर देते हैं। प्रीमियम की अगर बात करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, तो हो सकता नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम फेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं। ठीक, सेम यही चीजें अब हम अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ी थी, जब हमने बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, और फोर्थ होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। आज हमने अभी तक एक पढ़ रखा है कॉस्ट ऑफ डेट, सेकेंड है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तुम लोग ये जानते हो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, उनके उनमें डिफरेंस क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी बता रखा था, जल्दी से बताओ, बोलो बच्चों। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हो, गलत तरीका है, सुन लो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर में यही फर्क होता है, दोनों ही पर्सन को क्या होता है, दोनों ही पर्सन की शेयर होल्डिंग होती है कंपनी में, बस फर्क इतना होता है कि प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट्स भी होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं होते। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी हम यही करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फिर से हमें वही दो चीजें, एक कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल के लिए हमने प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि इरिडीमेबल या परपेचुअल सेम थिंग होती है, जिसका कोई भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है वो हमारा इरिडीमेबल कहलाता है, जिसको हम परपेचुअल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अब हम कोई भी कॉस्ट निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, के से ही डिनोट करेंगे, बस सब स्क्रिप्ट में फर्क आता है। अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे थे तो वहां के डी था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल रहे तो यहाँ पे के पी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, के पी इज इक्वल टू डी अपॉन एन पी। डी हमारा क्या होता है, शेयर्स पर हमें क्या मिलता है, डिविडेंड। डेट पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता था या हमें मिलता था, शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिलता है, तो डी हो गया डिविडेंड, एनपी हो गया नेट प्रोसीड। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बन गया डी अपॉन एनपी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक कंपनी है XYZ, ठीक है, इसने इस कंपनी ने क्या किया है, 20% अपने इशू निकाले हैं, किसके, सॉरी 20,000 शेयर्स निकाले हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर, जिनकी ईच की वैल्यू, ईच की एक एक शेयर की मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू क्या है, एट पार लिखा है ना, पार मीन्स होता है फेस वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालनी है। हमें क्या है, फॉर्मूला होता है डी अपॉन एनपी। डी हमारा होता है डिविडेंड, ठीक है,
अब देखो, कंपनी ने इशू किए थे क्या, 20,000 शेयर्स, ठीक है। ये तो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितनी कॉस्ट रही होगी इसकी वो कैसे पता लगेगी? एक शेयर की प्राइस कितना है, 100 रुपए, तो 20,000 शेयर्स का प्राइस क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 100, दैट मीन्स हमारा नेट प्रोसीड कितना हो गया, 20 लाख रुपए, ठीक है। अब डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे, 12%, ये जो हमें प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा लिखा दिख रहा है, यही हमारा डिविडेंड है। अब हम क्या करेंगे, 20 लाख का 12% निकालेंगे। 20 लाख का 12% कितना आ जाएगा, 20 लाख का 12% निकाल के बताओ कितना आएगा। बोलो बच्चों, तुम्ही लोगों से पूछ रहे हैं। 2,40,000। 2,40,000 बोल तो सकते हो ना कम से कम। ये क्या है, तो ये हमारा हो गया डिविडेंड। फॉर्मूला हमारे सामने है, डी अपॉन एनपी। हमने क्या किया, डिविडेंड के प्लेस पे 2,40,000, एनपी नेट प्रोसीड के प्लेस पे 20 लाख, और क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हमें परसेंट में निकालनी होगी, तो हम इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारी कॉस्ट क्या आ गई, 12%, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कंपनी ने इशू किए 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स निकाले, ये क्या लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, एक मिनट, रहने दो, ये कुछ और ही होगा। लिखा है, a company issues 10,000 preference shares of ₹100 each। कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले, प्रेफरेंस शेयर्स, और जिनकी कीमत क्या थी, 100 रुपए ईच, मतलब एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज। और ये जो इशू था, जो 10,000 तुमने कंपनी ने शेयर्स निकाले, इसमें एक जो ये इशू था उसमें एक शेयर पर तुम्हारा जो कॉस्टिंग आई है वो है 2 रुपीज पर शेयर। मतलब कि सबसे पहले तो 10,000 शेयर निकाले और एक शेयर की कीमत थी 100 रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपए, ठीक। उसके बाद क्या है, ये पता है क्या दे रखा है, ये डिविडेंड के लिए शायद दे रखा है 10% है, ये लिख लेना, जहां भी क्वेश्चन नोट करे हो वहां लिख लो, कंपनी इशूज 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each। जैसे यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर्स था डिविडेंड के लिए, यहाँ तुम डिविडेंड पे कर रहे हो 10% का, ठीक है। अब टोटल जो पैसा तुम्हारा लगा वो तो 10 लाख लगा, ठीक है। अब ये जो 10,000 शेयर्स तुमने इशू किए थे, इसकी कॉस्ट जो आई है वो 2 रुपए पर शेयर आई, तो टोटल इशू की कॉस्ट कितनी आई, 20,000 आई, क्योंकि 10,000 शेयर थे और एक शेयर की कॉस्ट थी 2 रुपए, तो 10,000 शेयर की 20,000 रुपए। हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस कैपिटल निकालनी है 3 पॉइंट्स पर। क्या क्या है वो पॉइंट्स, एट पार निकालनी है, एट प्रीमियम ऑफ 10% निकालनी है, और एट डिस्काउंट ऑफ 5% निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम पार की बात करते हैं। पार मीन्स ये जो फेस वैल्यू दे रखी है इसी पर ही हमारा फॉर्मूला होता है, डी अपॉन एनपी। डिविडेंड हमारा कितना हो गया, टोटल वैल्यू थी 10 लाख रुपए, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए, तो डी हो गया 1 लाख, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अब हमें पार पर निकालना है, लेकिन हमें ये कॉस्ट ऑफ इशू से ही हमारा नेट प्रोसीड कैसे आता है, जो भी हमारे कॉस्टिंग आई होती है इशू में, जितने भी लाइक अगर हमने कुछ अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस दिए, इस टाइप का जो भी पैसा हम पे कर रहे हैं वो सब हमारा नेट प्रोसीड में निकलता है। नेट प्रोसीड के लिए हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी ये टोटल वैल्यू आई है 10 लाख, इसमें से जो भी हमारी जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस है वो सब लेस होते हैं। तो हमने 20,000 रुपए आ रही थी इशू की कॉस्ट, हमने क्या किया, 10 लाख में से 20,000 को माइनस किया। अब ये माइनस करने पर कितना आएगा, बोलो, नहीं बोलोगे, 9,80,000 आएगा। 9,80,000 में ही तो 20,000 ऐड करोगे तभी तुम्हारा 10 लाख बनेगा। अब क्या करोगे, इसको माइनस किया, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई जो भी माइनस करने पर आएगा उतने मल्टीप्लाइड बाई 100, तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आ गई, 10.2%। ओहो, वेट वेट वेट, एक सेकेंड, हाँ, ये चल रहा था हमारा। अब हमारा अभी एट पार पर निकला, अब उसके बाद हमें निकालना है 10% प्रीमियम पर
और डिस्काउंट हमें दे रखी है कितनी 5% की। 10% प्रीमियम है, दैट मीन्स वो 10% प्रीमियम हमारा ऐड हो जाएगा और जो डिस्काउंट होगी 5% वो हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो डिविडेंड था वो तो 10% था, तो वो 1 लाख हो गया 10 लाख का 10% के हिसाब से। और अपॉन में जो हमारी टोटल नेट प्रोसीड था उसमें हमारा 10% जो प्रीमियम है वो ऐड हो जाएगा, मतलब 10 लाख प्लस 1 लाख माइनस 20,000। ठीक है, इंटू 100 सॉल्व किया तो हमारा आ गया 9.26%। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर से वही डिविडेंड, डिविडेंड हमारा 1 लाख था डिवाइडेड बाय जो हमारी टोटल वैल्यू थी उसमें से जो 5% हमारा क्या था डिस्काउंट, तो 10 लाख का 5% हुआ 50,000, उसको हमने माइनस किया और माइनस जो हमारी इशू की कॉस्ट थी 20,000 वो भी हमने माइनस किया। इस तरीके से हमारी टोटल वैल्यू क्या आ गई 10.75%। क्लियर है ये? बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, शायद ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। कल की क्लास में जो आज हमने रिडीमेबल पढ़ा है, जो भी इरिडीमेबल पढ़ा है, कल हम रिडीमेबल भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ अगर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, अभी तक जो हमने कॉस्ट निकाली है, कॉस्ट ऑफ जो केपी निकाली है वो हमने सिर्फ और सिर्फ तब की निकाली है जबकि हमने अभी टैक्स किसी भी टाइप का टैक्स नहीं पे किया है। कल अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से हम टैक्स को पे करेंगे। ठीक है, और उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। ये जो पीडीएफ फाइल है ये हमने 28 या 29 अप्रैल को शेयर की थी तुम्हारे क्लास ग्रुप पे। ठीक है, वो पीडीएफ फाइल निकालो, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो और एक कैलकुलेशन अपने एंड से करना, किसी भी तरीके से ये मत करना क्योंकि कैलकुलेशन में जो भी है हो सकता है गलत हो। उस कैलकुलेशन के भरोसे मत बैठना, अपनी कैलकुलेशन खुद से करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर से करना। ठीक है, ओके, बोलो बच्चों। ओके मैम। ओके, और अभी 3 बजे से आईटी टूल्स की क्लास लेंगे तो सारे बच्चे उसमें भी मिलने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।